रजा फाउंडेशन और इंडिया हैबिटाट सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कुमार गंधर्व स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत आज के व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। रजा फाउंडेशन ने कई बरस पहले 9 वार्षिक स्मारक व्याख्यान स्थापित किए। ये विभिन्न क्षेत्रों में मूर्धन्यों के नाम पर, संगीत में कुमार गंधर्व, रंगमंच में हबीब तंजूर, सिनेमा में मणिकौल, विचार में दया कृष्ण, साहित्य में अज्ञेय, नृत्य में केलुचरण महापात्र, आर्किटेक्चर में चार्ल्स कोरिया, आदिवासी कला में जनगढ़ सिंह श्याम। इन्हीं में से एक है कुमार गंधर्व व्याख्यान। अब तक 7 व्याख्यान हो चुके हैं। असल में संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से बोलने वाले लोग मिलते नहीं। अव्वल तो लिखने वाले भी बहुत कम हैं और बोलने वाले भी बहुत कम हैं, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और तारीखें हमारी तय होती हैं। इंडिया हैबिटाट सेंटर वर्ष के आरंभ में हमको तारीखें बता देता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती। तो कभी कोई अगर हमारे जाल में फंस भी जाए और आने को तैयार हो जाए तो उसको वो तारीख अनुकूल नहीं पड़ती, इत्यादि इत्यादि। तो अभी तक डॉक्टर मुकुंद लाठ, टी.एम. कृष्णा, विजय किचलू, दीपक राजा, सुमंगला दामोदरन, नीला भागवत और इरफान जुबेरी ये व्याख्यान दे चुके हैं। और आज हमें बड़ी प्रसन्नता है श्री विनय हर्डीकर का स्वागत करते हुए। मैं विनय हर्डीकर को बहुत जानता नहीं था, पर एक फिल्म बनी कुमार गंधर्व पर, सृष्टि फाउंडेशन, बंगलोर वाला सृष्टि फाउंडेशन, कोई सुनता है। हाँ, फिल्म का नाम कोई सुनता है। हाँ, तो उसमें मैंने पहली बार इनको बोलते हुए सुना, तो फिर इनसे मुलाकात हुई। तो अब ये हमारे फंदे में आए। बिल्कुल खुशी से। विनय हर्डीकर महाराष्ट्र के बौद्धिक जगत में जाने माने व्यक्ति हैं और ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ हैं कि ये अध्यापक भी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं, लेखक भी हैं, सार्वजनिक वक्ता भी हैं, औद्योगिक परामर्शदाता भी हैं और ट्रैकर और मोटरसाइकिलिस्ट और संगीत समीक्षक भी। तो जैसे हमारा संगीत इतने सारे तत्वों से मिलकर बनता है, वैसे इनको देखकर ये लगता है कि इतने सारे तत्वों से संगीत समीक्षक भी बनता है। उसको ट्रैकिंग भी आनी चाहिए, मुझे नहीं आती। मोटरसाइकिलिस्ट भी आनी, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं चलाई, मैं तो साइकिल तक नहीं चलाई। अब बहरहाल इमरजेंसी में सक्रिय रहे हैं और 2 महीने जेल काटी है और फिर जनता पार्टी के साथ कुछ काम किया है, फिर श्वेतकारी संगठन में सक्रिय रहे हैं और अब कई भाषाएं जानते हैं और फ्लेम यूनिवर्सिटी इन पुणे उसमें फैकल्टी के सदस्य हैं। और आजकल राष्ट्रीय एजेंडा
तय करने में लगे हुए हैं। खुदा जाने हम में से कौन ऐसा एजेंडा तय कर सकता है, लेकिन वो तय करने में लगे हैं तो ठीक ही है। आज का उनका विषय है, दुर्भाग्य से ये बिंदी जो है गलत जगह लग गई है, इसलिए क्षमा कीजिएगा। घा के ऊपर लग गई है, गा के ऊपर लगनी थी। कुमार गंधर्व के पुनर्जन्म, लौकिक और सांगीतिक। तो बिना और समय लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ विनय हर्डीकर जी से कि वो अपना व्याख्यान। नमस्ते, गुड इवनिंग। हमारे बड़े भाई उम्र में, अनुभव में, समझ में, एबिलिटी में, लिखने में, आप भी बहुत सारे क्षेत्रों में रहे। तो 2 साल पहले इस विषय पे मेरी उनके साथ थोड़ी बातचीत हुई थी, और फिर बाद में मैं, जैसा कि आपने कहा, क्या एवरी आई एम लाइक ए सेंटीपीड और मिलीपीड, वन लेग इन एवरीथिंग। तो मैं भूल गया था, लेकिन अशोक जी को याद था और उन्होंने मुझे बुलाया। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आपने 9 लोग चुने हैं। नवरस हम सबको मालूम है, और मुझे इस बात का बड़ा आनंद है कि जिनके बारे में आज मैं बोलने वाला हूँ, उनको भी ऐसे काफ़ी क्षेत्रों में उनको बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा है कि चित्रकार मेरे पास आते हैं, लेखक आते हैं, कवि आते हैं, आर्किटेक्ट आते हैं, और कुमार जी खुद जो ये लोग दिखाते थे वो देखने के लिए जाते थे। एक किताब है मराठी में, कुमार गंधर्व मुक्काम वासी। तो उसमें कुमार जी ने कहा था कि वो जहाज देखने गए थे और वो चकित रह गए कि कितनी बड़ी चीज है, जहाज कैसे बनाया जाता है, वो देखने के लिए गए थे। और इतना बड़ा तो हम संगीत में कुछ नहीं कर रहे। कोई टाउन प्लानर आकर उनको टाउन प्लान दिखाता था, कुमार जी उससे भी बात करते थे, समझ लेते थे। कुमार जी के भानुकुल में जब मराठी उपन्यासकार गोनी दांडेकर गए थे, तो वो बगीचे में घूम के आए, तो वहाँ कुछ 68 जाति के पेड़ थे। और कुमार गंधर्व जी एक बार बॉम्बे हाई में जमीन से तेल कैसे ऊपर खींचते, उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वो भी देखने गए थे। यानी जीवन के हर विषय में, हर अंग में कुमार जी को बहुत उत्सुकता रहती थी, रुचि रहती थी, और समझने की कोशिश करते थे। और वो सब जुटाकर, मिलाकर, उसका निचोड़ बनाकर अपने संगीत में कैसे लाया जाए, इसकी चिंता करते थे। ये भी गलत होगा, चिंता करते थे। क्यों? कुमार जी ने कहा है कि मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं चिंतन करता हूँ। तो वो मैं करेक्ट करता हूँ कि इसका चिंतन करते थे। आज का जो मैंने विषय चुना है वो रूपक है। वो एकदम शाब्दिक अर्थ से नहीं लेना चाहिए। मुझे कुछ जैविक बात कहनी नहीं है, मुझे कुछ चमत्कार रूप बात कहनी नहीं है। और यहाँ पर कुमार जी को सुनने वाले, पहचानने वाले जो लोग बैठे, आप है सामने, मधुप जी है, और लोग होंगे, आपको ये सब चीज़ें मालूम होगी।
और आपके लिए ये थोड़ी पुनरुक्ति होगी। लेकिन अभी मैं मधुप जी से कह रहा था कि कुमार जी के बारे में बोलना और सुनना, ये भी कुमार जी को एक श्रद्धांजलि देना, उनकी पूजा करना ही उसी के समान है। पिछले 2 सालों में कुमार जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बोला गया, और उसमें गुड बैड अगली सब तरह के परफॉर्मेंसेस हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो कोलाहल खत्म होने के बाद आपने मुझे बुलाया। मैं कभी भीड़ में ज़्यादा शामिल नहीं होता हूँ, यानी कार्यकर्ता के रूप में होता हूँ, लेकिन जब ऐसा माहौल बन जाता है कि हर किसी को कुमार जी के बारे में और किसी के बारे में कुछ न कुछ कहना ही है और तुरंत कहना है, तो मैं उससे दूर रहता हूँ। तो मैंने अशोक जी को जब रिप्लाई दिया मेरा कि मैं आऊँगा, तो मैंने कहा आपने देर बुलाया लेकिन दुरुस्त बुलाया। तो पहले कौन है कुमार जी, कहाँ से ये कहानी शुरू होती है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाना भी सुनाने वाला हूँ। कुमार गंधर्व के बारे में भाषण देना और उसमें संगीत नहीं होना, यानी हैमलेट विदाउट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, तो वो पाप मेरे हाथ से नहीं होगा। तो पहली क्लिप हम सुनते हैं कि ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। आवाज से ही पहचान गए होंगे, एक शिशु गा रहा है।
यानी उसकी जैविक उम्र शिशु की है। उसकी मातृभाषा कन्नड़ है। उसको संगीत में 7 सुर होते हैं, वो त्रिताल में गा रहा है, ये कुछ मालूम नहीं है। उसने कहीं पर एक रिकॉर्ड सुन लिया और वो गाने लगा। रिकॉर्ड 1 या 2 बार सुनते ही वो पूरी उसको याद हो जाती और वो गाना शुरू कर देता। कुमार जी ने कहा था, मेरे घर में गाना था, माँ घरेलू गाने गाती थी, पिताजी शौक से गाना सुनते थे, थोड़ा बहुत गाते थे, बड़े भैया गाते थे, तो मैं उनके सामने बैठता था, कभी पीछे बैठता था। एक दिन मैं गाया और सब मेरे पीछे बैठने लगे। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। गीता में ऐसा कहा गया है कि योगी साधना करता है मोक्ष के लिए। गीता में इज नॉट माय फेवरेट बुक, क्योंकि उसमें चातुर्वर्ण का समर्थन है। फिर भी गीता में कोटेशंस इतने मिलते हैं, इसलिए इट्स ए वेरी यूजफुल बुक। तो साधना में अगर किसी की कमी पड़ जाए तो उसका अगला जन्म वो साधना जमा करके मिलता है और अच्छे घर में पैदा होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो, जो इस जन्म में साधना में चूक गया उसका जन्म वहाँ होता है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पर। उस घर में जो गाना था और ये जो बालक गाया, लेकिन वो गाया, पहले घर वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर आसपास के लोगों को हुआ, लेकिन सिद्धरामैया इस बालक के पिता, जिस बालक का नाम तो शिवपुत्र है, शिवपुत्र सिद्धरामप्पा कोमकली, सूर्य भावी बेड़गांव के पास, बिल्कुल छोटा गांव है। वहाँ 7 साल की उम्र में, इसमें थोड़ा मतभेद है, कुछ लोग कहते कि 5 साल की उम्र में भी कुमार जी गाते थे, लेकिन रिकॉर्ड पे 7 साल है। कुमार गंधर्व गाने लगे। तब नाम कुमार गंधर्व नहीं था, सिद्धरामप्पा का लड़का गाता था। लेकिन कलमठ स्वामी जो थे पास वाले एक गांव में, जब उनको इस बालक का गाना सुनाया गया तो कहते ये कुमार तो गंधर्व ही लगता है, और तब से ये नाम बन गया और अंत तक वो नाम इस बालक के साथ रहा। अब ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी और उस घर की आर्थिक स्थिति तो वो कुछ बढ़िया नहीं थी। तो पिताजी ने कुमार जी के उनको जगह जगह ले जा करके का गाना सुनाना शुरू किया। लोगों को प्रोग्राम होने लगे, लोग टिकट खरीद के इस चमत्कारी बालक को देखने के लिए आने लगे। और जो हिंदी जानता नहीं, जो संगीत में 7 सुर होते और क्या होते ये जानता नहीं, उसके गले में साक्षात संगीत कला जैसे उसने मुकाम कर दिया था। तो वार्ता च कौतुकवती विमला च विद्या लोकोत्तरा परिमला कुरंगनाभे तैलस्य बिंदुरिव वादिनी दुर्निवारण एतत्रयम प्रसरति स्वयमेव लोके। 3 चीजें अपने आप फैल जाती है। एक कौतुकवती यानी आश्चर्यजनक वार्ता, न्यूज, बातमी। दूसरी शुद्ध विद्या, शुद्ध ज्ञान। और कस्तूरी का सुगंध कैसे फैल जाते? अगर तेल की एक बूंद जब पानी पर पड़ती है तो तुरंत वो फैल जाती है। स्वयं वो लोके, अपने आप
फैल जाती है। तो इस बालक की कीर्ति फैलने लगी, उसके रिकॉर्ड बनाए गए। उसमें से एक रिकॉर्ड अभी हमने सुना, राग राम के लिए शायद कुमार जी ने ये बंदिश उस्ताद रहमत खां की सुनी होगी, क्योंकि फैयाज खां भी रामकली गाते थे, लेकिन वो उन संग लगी अखिया वो उनका रिकॉर्ड था। और उस समय देश में सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में होती थी। एक बार इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम हो गया तो उसको देश भर से निमंत्रण आते थे। कुमार जी 1935 में पहली बार इलाहाबाद गए और पूरे देश को ये नाम मालूम हो गया, क्योंकि दूसरे दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटा बालक है वो, और खुद बहुत सारे मेडल्स वगैरह लगाए शेरवानी पे, लेकिन उसका बचपना छिपता नहीं है फोटो में भी। लेकिन गाने में जब बैठता था, एक तरफ हारमोनियम, एक तरफ तबला, पीछे दो तानपुरे पर, तो ये बालक इतना छोटा और ये उसके दुगुना तिगुना बड़े लोग उसके पीछे बैठते थे और लोग खुश हो जाते थे। कुमार जी ने एक बार कहा कि मेरे जितनी तारीफ किसी की हुई नहीं है। और बचपन में तारीफ क्या चीज होती है, लोग किस भाषा में तारीफ कर रहे वो भी उन्हें मालूम नहीं था, इलाहाबाद गांव क्या है ये भी मालूम नहीं था। लेकिन जब गाने में बैठते थे तो बस वो सब कुछ जीत लेते थे। स्वर्ण पदक मिलते थे, लोग पैसे फेंकते थे, अंगूठियाँ फेंकते थे, लॉकेट्स फेंकते थे। और किसी ने लिखा है कि ये दो बालक, उनका प्रोग्राम खत्म होने के बाद, यानी रामकृष्ण बोंदे नाम के दूसरा बालक था, वो उनके साथ तबले पे रहता था। बच्चों की तरह फ्रंट ऑफ स्टेज में जा करके कूद करके वो सब चीजें अपने जेब में डालते थे। लगता है कि जरूर, और कुमार जी ने भी एक बार हमारे पूना की एक अच्छी गायिका और शिक्षिका, गायन की शिक्षिका उषा चिपलकट्टी नाम की थी, उनसे एक बार कहा था कुमार जी ने कि क्या तुझे लगता है ये सब मैंने इसी जन्म में प्राप्त किया? तो वो थोड़ा क्लू लेकर के मुझे लगा कि जरूर किसी का पुनर्जन्म है, लेकिन ये ज्यादा खींचने की बात नहीं। इतिहास में अगर हम देखें तो झांके तो 2 साल पहले ही 2 महान गायक 1922 में उनका निधन हुआ था। एक भास्करराव बखले और दूसरे उस्ताद रहमत खां। और फिर कुमार जी के गाने में या प्रेजेंटेशन में जो पूरा प्लानिंग रहता था और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन रहता था, वो भास्करराव बखले की महफिलों में रहता था। कुमार जी ने खुद ही कहा कि मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, और इसी कारण से सबसे अलग हो जाता हूँ। तो पूरी महफिल उनकी प्लानिंग होती थी। आईन वक्त पर फरमाइश वो कभी स्वीकार नहीं करते थे, और सब लोग उनके इस स्वभाव से डरते थे। पूना यूनिवर्सिटी में कुमार जी गा रहे थे, अब गाना खत्म होने को था, भैरवी के स्वर। फिर कुमार जी के मित्र और महाराष्ट्र के बड़े विनोदकार रसिक पीएल देशपांडे ने कहा, कुमार जी मारा वळंगिया सुना, मीरा का भजन, मारा वळंगिया घर आया जी। कुमार जी ने इतनी तीखी नजर से उसकी तरफ देखा कि पीएल देशपांडे बोले नहीं, आप जो फिक्स करके आए वही सुनाएंगे। फिर कुमार जी शांत हो गए, और तब तानपुरे बदलने पड़ते, यानी पंचम से मध्यम में लेने पड़ते, ऐसा कुछ उसमें टेक्निकल बात थी। लेकिन
पुल देशपांडे का आदर कुमार जी ने किया, उनका सम्मान रखा 4 लोगों ने। तो वो शायद भास्कर राव बखले का, मुझे मालूम नहीं कि भास्कर राव बखले का, क्योंकि उनके रिकॉर्ड भी नहीं है, प्राइवेट रिकॉर्डिंग भी नहीं है। रहमत खां के रिकॉर्ड थे और रहमत खां के गाने में जो खुद को फेंक देना था, उसका कारण सांगीतिक नहीं था। रहमत खां को यानी हद सुखा के पुत्र दिमागी बीमारी थी, इसलिए वो उन्मनी अवस्था में रहते थे और उनके आसपास कोई गलत गाए तो वो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। अब तब से गाना शुरू होता था और जितनी देर उनको गाना था वो गाते रहते थे। तो एक गाने में खुद को फेंक देना, और फिर जब हम गाना सुनाते तो उसका पूरा नियोजन करके, विचार करके, सोच के, कुमार जी के पास पूरा रिकॉर्ड रहता था कि इस गाँव में मैं पहले कब आया था, उस समय क्या गाया था, और वो सब देख के वो मैं आज क्या गाऊंगा इसका निर्णय करते थे। खैर, तो लगता है कि इन दोनों के पुनर्जन्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों इन दोनों की जो विशेषताएं थी वो कुमार जी के गाने में हमें देखने मिलती है। 35 साल के इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस जीत गए बालक, 36 साल में जिन्ना हॉल में बम्बई में उनका प्रोग्राम हुआ और हर जगह यही होता था कि तारीफ की कोई कमी नहीं, तारीफ की कोई सीमा नहीं। और फिर कुछ जानकार लोगों में थोड़ी गॉसिप शुरू, अच्छी गॉसिप शुरू हो गई कि इस बालक का आगे क्या होगा। गाना तो इसमें है और सुन के गा लेता है, लेकिन कितने दिन ये सिलसिला चलेगा, कितने दिन ये तारीफ चलेगी, इसकी उम्र बढ़ती जाएगी और गाना ऐसे ही रहा। क्योंकि इसमें भी आप देख सकते हैं गाना पूरा दुरुस्त है, शुद्ध है, लेकिन बालक गा रहा है, ये छिप नहीं सकता। तो कुछ लोगों ने कुमार गंधर्व के पिताजी से बात की और उनके लिए बड़ी समस्या थी। दिस यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली वॉज द ब्रेड विनर, और बीच में 7-8 सालों में उनकी भी आर्थिक अवस्था बदली थी, वो ऊपर के तबके में आ गए थे, उनके रहन सहन बदली थी। और अगर ये बालक रुक गया तो परिवार के सामने आर्थिक संकट जरूर खड़ा होता। और फिर दूसरी तरफ से लक्ष्मण राव बोडस, उनका कहना था कि ये सब ठीक है, लेकिन इस बालक को संगीत की पारंपरिक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन देगा कौन? गुरु से ज़्यादा गाना जिसको पहले ही आता है, वो खतरा कौन मोल लेगा। लेकिन कुमार जी का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है, हिंदुस्तानी संगीत का सौभाग्य है, ऐसा एक आदमी था, बम्बई में थे, B.R. देवदास। और ये भी सहयोग देखिए, कुमार जी का जन्म 24 साल का है और देवधर जी ने उनका प्रोफेसर देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक 25 साल में शुरू किया था। कभी कभी होता है कि हम कहते हैं ना, लाइफ इमिटेट्स आर्ट, तो इसे कभी कभी इतिहास में ऐसे लॉजिक हमें मिलने लगते। उस समय किसी के ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन ये सहयोग देखिए। और लोग देवधर जी को कहने लगे कि भाई आप इस बच्चे को आपके यहाँ ले लीजिए। देवधर जी ने उनका गाना सुना तक नहीं था और सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना मेरे बारे में, वैसे भी वे भी ज़्यादा भीड़ में जाने वाले नहीं थे। उनके आदर्श, उनकी कसौटियाँ पक्की थी
तो वो नज़रअंदाज करते रहे। लेकिन एक दिन सिर्फ ये लक्ष्मणराव बोरडस और लोगों ने उन्होंने पकड़कर उन्हें कुमार गंधर्व का गाना सुनने पर मजबूर किया। सच में पकड़ के, फिजिकली पकड़ के लेके गए कि आपको सुनना ही होगा। और फिर देवदास जी ने मान लिया। तो जो बालक खुद किसी का पुनर्जन्म है, उसका इस उम्र में, इस जीवन में ये पुनर्जन्म हुआ कि उसको गुरु मिल गया। वो कुमार जी का दोहा है ना, गुरा तो जी ने ज्ञान की जड़िया दई। मैं जब वो सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि कुमार जी वो देवधर मास्टर के लिए गा रहे हैं, क्योंकि उसमें 2 चरण जो है सही उन चरणों की तरह कुमार जी को देवधर ने संगीत की शिक्षा दी। क्योंकि उनके सामने सवाल पैदा हो गया कि लड़का है 12 साल का, लेकिन वो गाता है 25 साल के युवा गायक की तरह। जो चीज़ें तालीम से और उसके पुनरुक्ति से गले में बिठानी पड़ती है, तो ये इसके गले में पहले ही बैठ गई है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कौन सा राग गा रहा है, कौन सी बंदिश है, वो ऐसी ही क्यों गाई जाती है, उस बंदिश का सांगीतिक अर्थ क्या है, उस बंदिश का शाब्दिक अर्थ क्या है। क्योंकि कुमार जी के बातों में ये बाद में आता था कि हर बंदिश का एक साहित्य पक्ष होता है और एक संगीत पक्ष होता है। उस समय 12 साल के लड़के को क्या मालूम होगा। लेकिन एक दिन कुमार जी के पिता देवधर जी के पास गए कि आज मैं इसको यहाँ छोड़कर जाने वाला हूँ। ए प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट वॉज मेड। देवधर जी ने शर्तें रखी कि ये मेरे साथ रहेगा, मेरे घर में रहेगा, और सिर्फ एक बार आपके पास भेजूंगा, उसके प्रोग्राम वगैरह होंगे, लेकिन वो आप नहीं करेंगे, मेरी पसंदगी से मैं करूंगा। उसके जो पैसे मिलेंगे, मानधन मिलेगा, उसका अलग अकाउंट होगा, उससे आप मेरी परमिशन से पैसे निकाल सकते हो, लेकिन लड़का अभी मेरे पास रहेगा। और देवधर जी के अपनी संतान कोई नहीं थी, और कुमार जी को लाए तब देवधर 35 साल के थे, उनकी पत्नी 30 साल की होगी। तो 12 साल का बच्चा, बेटे समान उन्होंने गोद लिया। उसको मराठी नहीं आती, उसको बम्बई क्या है मालूम नहीं। और देवधर को पहले ही थोड़े दिन में पता चल गया कि इसको ट्रेनिंग देना बड़ा मुश्किल है। जो ट्रेनिंग में आवरों को देता हो वो उसके देने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझाए कैसे, किस भाषा में समझाए? वो नहीं हिंदी जानता है, और देवधर तो हिंदी जानते थे, मराठी जानते थे, संस्कृत जानते थे, फिर जर्मन जानते थे। तो इस बालक को तो मालूम भी नहीं कि जर्मनी नाम का देश है, वहाँ से कोई स्क्रिंजी नामक संगीतकार आया है, वो देवधर जी के साथ वो काम करता है वॉइस कल्चर पे। 12 साल के बच्चे को क्या समझेगा। तो देवधर जी के एक दोस्त थे जिनका नाम G.R. परांजपे, वो खुद प्राध्यापक थे, पढ़ाते थे। उन्होंने देवधर जी को बताया कि इसको आम स्टूडेंट्स के जैसे इसको मत ट्रेनिंग देना, इसके लिए अलग ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो अलग ट्रेनिंग क्या था? वाही जड़ी माने प्यारी जो लागी, अमृत रस
की भरी। इसमें एक रास्ता देवधर जी का दिखता है कि इसको इसी तरह ट्रेनिंग देना होगा कि वो उसको मीठा लगना चाहिए, उसका मन उसके साथ जुड़ना चाहिए। और दूसरी लाइन क्या है? काया नगर में धर एक बंगला, जा बीच गुपत भरी। ये रूपक है। शरीर एक नगरी है और उसमें बंगला बनाया और बिना बताए गुप्त रूप से ज्ञान की जड़ियां वहां पर रख दी। तो वास्तव में क्या किया देवधर जी ने? कुमार जी को क्लासरूम जैसी तालीम देना बंद कर दिया और एक तरफ देवधर, इनको काका कहते हैं मराठी में, काका यानी चाचा, काकू यानी चाची। तो एक तरफ काकू के साथ मैंने मिसेस देवधर के साथ कुमार जी घर में रमने लगे, उनको रसोई में मदद करने लगे, रोटियां बनाने में मदद करते थे। ऐसा कुमार जी ने बताया कि वो रोटियां बनाती थी और ये उसको उनकी उलट पलट करते थे। और देवधर जी उनके आसपास जो उस समय बंदिशें उनको नई नई मिलती थी वो गुनगुनाते रहते थे। दिस इज टोटली इनडायरेक्ट ट्रेनिंग। यानी शिक्षा में ये बड़ा तत्व है कि आप एक माहौल खड़ा कीजिए कि जिसमें विद्यार्थी अपने आप सीख जाएगा। तो वो उन्होंने घर पे किया। फिर कुमार जी की जो उम्र थी 12, 13, 14, उस उम्र के बच्चे के लायक किताबें लाना शुरू किया, मराठी और हिंदी भाषाएं सिखाना शुरू किया। और एक चीज की जो मैंने कहा ना, ऑयल रिग देखने क्यों गए कुमार जी? देवधर ने उनको मैकेनो ला के दिया। ये मेरे बचपन तक ये मैकेनो नाम का एक खिलौना रहता था जिसमें आप लोग, उसमें पट्टियाँ होती थी, उसमें छिद्र होते थे और स्क्रू होते थे, नट बोल्ट होते थे और अलग अलग तरह के आकार या वस्तुएं बनाने का वो खिलौना था। उस समय क्या है, मेरे बचपन में भी जो क्या कहते वेल टू डू फैमिलीज होती थी उनमें ये होता ही था, मैकेनो होता ही था। एक मैकेनो ला के दिया। यानी प्रतिभा ये ऐसी चीज है, हाँ इसकी प्रतिभा, इसका विकास होगा वो संगीत में होगा, लेकिन प्रतिभा विकास के और जो रास्ते हैं, संगीत में आकार बनाने पड़ते हैं और वही कलाकार सबसे आगे निकल जाता है जिसके आकारों में और आकारों से भिन्न होता है और सुंदर भी होता है। व्हाट इज क्रिएशन? नवनिर्मित यानी क्या होता है? संस्कृत में ही वचन है, क्षणे क्षणे यद नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताये। जो हर पल जिसका म्यूटेशन, जिसका आविष्कार नए स्वरूप में होता है, तो उसके लिए मैकेनो, उसके लिए आसपास सुरों का वातावरण, उसके लिए किताबें, और फिर जहाँ जहाँ जाते थे कुमार को लेके जाते थे। कुमार जी ने बाद में कहा है कि मैं कुत्ते की धूम की तरह देवधर मास्टर के पीछे लगा रहता था। और देवधर पूर्व और पश्चिम के सीमा रेखा पर खड़े थे। परंपरा के बारे में उनको आदर था और आधुनिकता वो समझ सकते थे। इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक की मिलने की जगह कहाँ है और दूर जाने की जगह कहाँ है वो समझते थे। और फिर
जो कुमार जी के बोलने में बाद में आता था कि राग एक है लेकिन बंदिशें अनेक है, इसलिए देवधर जी को बंदिशें इकट्ठा करने का बहुत बड़ा शौक था और उन्होंने उसमें कोई सीमा नहीं रखी थी। अब उस जमाने के जो सीनियर संगीतकार थे बस 2-4 लोग तो उनका नाम देश भर हो जाता था, बाकी फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, गरीबी में रहते थे, किसी को पैसे चाहिए देवधर जी देते थे बंदिशों के एक्सचेंज में। ऐसा मुफ्त में किसी को पैसे नहीं दिए उन्होंने। किसी को शराब चाहिए देवधर जी उसके लिए भी पैसे देते थे। किसी को और कुछ भांग चाहिए, गांजा चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, देवधर जी मदद करते थे लेकिन बंदिशें लेते थे और बंदिशें लिखते थे। वो भातखंडे और देवधर के प्रयत्नों से और सीनियर पलुस्कर के प्रयत्नों से संगीत की लिपि भी बनने लगी थी। वो पूरी अभी तक निश्चित नहीं हुई थी, वो लिखते थे और जैसा लिखा है वो गाकर सुनाते थे उस बुजुर्ग कलाकार को और उसका समाधान होने के बाद वो बंदिश अपने संग्रह में समाविष्ट करते थे। ये सब इस तीखी बुद्धिमत्ता के बालक के सामने आसपास हो रहा था। उनको सीखना ही नहीं पड़ा, वो भी बंदिशें सुनने लगे, वो भी यानी कुमार जी वो भी बंदिशें लिखने लगे। हाँ, शुरू में कुछ सुपरविजन करना पड़ा होगा और देवधर जी ने किया होगा, लेकिन उनके जो समवयस्क हम उम्र जो थे बाकी देवधर स्कूल ऑफ म्यूजिक के, उनके कुमार जी आगे निकल गए थे। तो जब भी कोई मेहमान आता था देवधर स्कूल ऑफ म्यूजिक में तो 3 आदमी कुर्सियों पर बैठते थे। एक खुद देवधर जो कुमार जी से उम्र में 23 साल बड़े थे, वो विजिटर और कुमार जी। उसी समय कुमार जी संगीत जगत के एक नए नायक की तरफ से खुद को देखने लगे और कुमार जी में और एक गुण था, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन स्टैंडर्ड्स और वो अन्य लोगों के बारे में जितने रूथलेस रहते थे उतने खुद के बारे में भी थे। नहीं तो भाई स्टैंडर्ड्स तो दूसरे लोगों के लिए होते हैं, मैं तो कलाकार हूँ, मेरे कैसे स्टैंडर्ड्स, मुझे कौन रोक सकता है। ऐसे दौर में कितने कलाकार उस समय जीते थे, उनका जो होना था वो हो गया, लेकिन देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टैंडर्ड्स। कुमार जी के शब्द है, देवधर जी किसी के हाथ कलम कर देते थे और बेटे को लेके जाते थे, चल मेरे साथ जरा उसके साथ बातें करेंगे, और उस आदमी को पूरा शरण में ला करके उसकी रिसीट लेके वापस आते थे। और फिर कुमार जी कुछ कम नहीं थे, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कितने लोगों के पाँव काट दिए ये मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो ये जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन ऑन स्टैंडर्ड्स और एक इंडिविजुअलिटी, जब देवधर जी ने स्कूल ऑफ म्यूजिक निकाला, स्थापित किया 1925 में, तो 3 प्रतिक्रिया थी। एक, ये विद्या जो है वो पढ़ाने की नहीं है, वो सुनने की है, रियाज करने की है, गुरु के साथ रहने की है, और फिर गुरु की मर्जी से जो गाना मिल जाएगा वो अपने में समाने की है। तो इस तरह से स्कूल के कमरों में म्यूजिक नहीं सिखाया जा सकता। दूसरी प्रतिक्रिया थी मुसलमान गायकों की कि पंडित क्या गाएंगे, और 3 पंडित थे। विलायत हुसैन खां के पहले संगीत के बारे में सोचने वाले लोग थे,
लेकिन वो इस मॉडर्न मेथोडोलॉजी से काम नहीं करते थे। तो वो कहते हैं ये तो पंडित लोग हैं, बलुस्कर पंडित है, देवधर पंडित है और वो भातखंडे भी पंडित है, ये तो सब मराठी ब्राह्मण है। हमारे गाने में, हमारे कंठ में, हमारी जीवन पद्धति से, हमारे आहार से जो खुशबू आ जाती है, तो इनको पता ही नहीं है। ये मामूली कढ़ी और चावल खाने वाले ब्राह्मण है, हमारी कढ़ी अलग होती है। इसका किस्सा है, अभी नहीं सुना था, वो भास्कर बकले के लिए लिखा हुआ किस्सा है। तो ये कढ़ी भात खाने वाले, कढ़ी चावल खाने वाले, ये क्या संगीत पढ़ाएंगे? और तीसरे पलुस्कर थे खुद, जिनका संगीत में लगाव जो था वो एकेडमिक कम था, लेकिन संगीत और संगीतकार गायक इनको प्रतिष्ठा का स्थान समाज में मिले और अच्छे घर के लड़के लड़कियां संगीत सीखे और संगीत सुनाकर लोगों को कामसेन बनाए। विष्णु दिगंबर जी ने कहा है कि मैं तानसेन नहीं बना सका, लेकिन कामसेन बहुत बनाए। तो इन तीन भूमिकाओं के बीच में देवधर खड़े थे। अब ये देखिए, इतना परंपरा से नाता होते हुए भी देवधर का पोशाक, ड्रेस उनका पूरा विदेशी अंग्रेजी रहता था। उस जमाने में सूट पहन के गाते थे। तो ये सब जो देवधर जी का, अकेले कुमार जी मैवरिक नहीं है, देवधर भी उतने ही मैवरिक थे। और फिर तो ये हमारा उन दोनों का सौभाग्य है कि एक दूसरे को मिले, गुणी गुणम वेत्ति, ऐसे मिल गए। 6 साल उनके ऐसे गए। अब शुरू में ही कहा मैंने, ये विद्यार्थी जो है वो अलग ढंग का विद्यार्थी है। नहीं, ही स्टार्टेड डूइंग ए देवधर टू देवधर, ऐसी मेरी सोच है कि देवधर जी से जो उन्होंने मेथोडोलॉजी सीख रहे थे, उम्र क्या होगी, 42 साल में 18 की उम्र होगी, लेकिन उनकी महफिल होती थी, रेडियो पर प्रोग्राम होते थे। और जब देवधर की टूर होती थी तो कुमार जी जाते थे, कुमार जी की टूर होती थी देवधर जाते थे। बीच बीच में जो संगीत के केंद्र थे वहाँ पर लोगों को गाना सुनाते थे, और नाम तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया था। लेकिन कुमार जी कोई मामूली स्टूडेंट तो थे नहीं, तो उनके मन में भी देवधर ने जो उनके बुजुर्गों के बारे में प्रश्न पूछे थे, शायद देवधर जी के बारे में भी कुमार जी के मन में प्रश्न आने लगे होंगे। और फिर 42 से 46 तक इन दोनों में थोड़ा अंतर पड़ता गया, और बिल्कुल बाप बेटे में जैसा, जब बेटा बड़ा हो जाता है, 18 से 20 साल का हो जाता है, और तो ये तो हम सबका अनुभव है। उस उम्र में अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेंगे हमको दूसरे माँ बाप चाहिए, और माँ बाप को पूछेंगे तो वो कहते हैं कि हमको दूसरे बच्चे चाहिए। बस संगीत के स्तर पे ऐसा कुछ हुआ। और एक बात हुई कि कुमार जी के जीवन में 2 विद्यार्थिनी आई। वसुंधरा श्रीखंडे पहले आई है और फिर बाद में भानुमती जी आई। तो एक गुलाबी टच। और फिर कुमार जी के जीवन में रामू भैया दाते आए, जिनको आपने बहुत नजदीकी से देखा है। रामू भैया दाते यानी बस एक बार किसी से प्यार हो गया तो उस आदमी को भी ऑकवर्ड लगे इतना प्यार करना, इतनी स्तुति करना। तो उन्होंने जगह जगह जाके लोगों को बताना शुरू किया कि ये लड़का संगीत का भगवान है। कुमार जी के साथ वो कॉन्फ्रेंस में जाते थे और बड़े बड़े गायकों को बताते थे कि आपको जो गाना है पहले गा लीजिए, ये लड़का आप सबको खाने वाला है।
तो ऐसा एक जिसको संप्रदाय जब कहते, तो वैसे उन्हें मित्र मिले जिसमें हमारे बाबूराव रेड़े, चंद्रशेखर रेड़े, ये एक प्रमुख नाम है, जिनकी किताब भी है कुमार माझा सखा। उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है लेकिन अच्छी किताब है। तो कुमार जी को महसूस होने लगा कि अब मैं चाइल्ड प्रोडिजी नहीं हूं, मैं वो आश्चर्यकारक चमत्कारी बालक मैं नहीं रहा, मैं एक गायक हूं। मेरे गुरु की कृपा से यानी ट्रेनिंग से, ये एक ही उदाहरण है कि जहां पर गुरु सेवा करनी नहीं पड़ी शिष्य को। देवदास जी ने घर का कोई काम कुमार जी को बताया नहीं। ये तो नहीं होता तो वो भी रिकॉर्ड पे आ जाता कहीं से, तो कुछ नहीं, सिर्फ गाने के लिए रहो, गाना सुनो, गाने के बारे में चर्चा करो और वो अपने संगीत में लाओ। और फिर 46 साल की जनवरी में कुमार जी देवास गए कृष्णराव मुजुमदार के घर, और 7 दिन लगातार रियाज चलता रहा। ये कुमार जी के स्वभाव के विरुद्ध है कि कुमार जी ऐसे दीर्घ रियाज में विश्वास नहीं करते थे। एक बार रेड़े जी को इलाहाबाद में गाना था, 15 साल के अंदर जिनकी उम्र होती है उनके वहाँ पर कंपटीशन होते थे, और देवदास जी ने कहा था कि भाई कुमार को वो सब कंपटीशन पहले ही जीत चुका है, इस सब में तुम कंपटीशन में गाओगे। और फिर एक राग बताया, एक बंदिश बताई और कहा कि अब ये जो पलटा है ये 100 बार इसका रियाज करो। और कुमार से कहा कि तुम यहाँ बैठो और इससे ये 100 बार कराने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। 20-25 बार हो गया और फिर कुमार जी ने कहा, बाबू, रेड़े जी का घर का नाम बाबू, ये तुम्हें पलटा आ गया है, चलो अब हम घूमने जाते। और दोनों चौपाटी में जाकर भेल खा करके तृप्त होकर वापस आए। तो कुमार जी ऐसे जो गला घिसने वाला रियाज है उसमें विश्वास नहीं करते थे। फिर भी 7 दिन, इट इज ऑन रिकॉर्ड, गाना चलता रहा। और 7वें दिन कुमार जी ने कृष्णराव मुजुमदार से कहा, मला गाणं आलं, कृष्णा मला गाना आलं, मुझे गाना आ गया। पहले गाना मुझे चलाता था, मुझे मालूम नहीं था कि गाना मुझे क्यों आता है, कैसे आता है। अब ऐसी बात नहीं है। अब वो सब भूलकर ये मेरा गाना होगा, ये मेरा गाना रहेगा, और ये गाना लेकर के मैं आगे जाऊंगा। मला गाना आलं, इसमें मेरा गाना मुझे आया, इससे भी मेरा गाना अब मुझे दिख रहा है, ये पुनर्जन्म है। और वो ऐसी तड़प से गाने लगे कि सबको चिंता होने लगी। 1946, 22 साल का जवान है वो, शुरू से ही शरीर से कुछ बहुत तगड़ा वगैरह नहीं है, दुबला पतला भी नहीं है, लेकिन शारीरिक पहलवान तो नहीं है। और वो ऊंचे सुर में और खुद को भूल के, जैसे कोई उसके अंदर संचार हो गया हो, इस तरह से गाता है। सबको, सीनियर लोगों को चिंता होने लगी। सब लोग उनसे, कुमार जी से कहने लगे कि भाई जरा धीरे। इंग्लिश कवि ऑडेन ने कहा है कि जब ऐसी प्रतिभा पैदा होती है तो काल तत्वों को उसके बारे में जलन पैदा होती है। टाइम, टी कैपिटल, वो उससे जलने लगता है।
काल तत्व चिरंतन है और हम सब नश्वर है, लेकिन ये प्रतिभा मुझे पराजित कर देगी और ये टिकेगी। तो काल टिकने नहीं देता किसी को। टाइम दैट इज इंटॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट एंड इनडिफरेंट इन ए वीक टू ए ब्यूटीफुल फिजिक। सुंदर शरीर को 8 दिन में नष्ट कर देता है बीमारी से, और जो ब्रेव है यानी जो उम्दा है उसका उम्देपन समाप्त कर देता है। बस यही बात हुई। देखिए, मैंने कहा ना कि एक तरफ अद्भुत रस से ये यात्रा शुरू हो गई। अद्भुत रस के बाद, देवदत्त से मिलने के बाद उसमें वीर रस आ गया, आवेश आ गया, कभी कभी रौद्र रस आ गया, जब दूसरों की नकल करते थे, मजाक उड़ाते थे, हास्य रस भी आ गया, श्रृंगार आ गया। यानी कुमार जी का लौकिक जीवन और कुमार जी का कलात्मक जीवन ऐसे मोड़ पे आया कि अब एक पूरा सर्कल, जैसे कुमार जी कहते थे ना, स्वर गोल लगना चाहिए, तो एक जीवन को भी एक गोलाई उनके आने लगी थी। और कुमार जी कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में गए थे, बीमार थे, शादी होकर के सिर्फ 3 महीने हुए थे। मुझे गाना आया, ये जनवरी 46 की बात है, जनवरी 46 की बात है। कुमार जी की शादी हुई, देवदत्त जी के सोच रहे थे कि भाई इतनी जल्दी मत करो, लेकिन 24 अप्रैल 1947 में शादी हो गई और जुलाई या अगस्त में कॉन्फ्रेंस है कलकत्ता में, मंच पर गिर गए। ओंकारनाथ ठाकुर ने उन्हें उठाया और कॉन्फ्रेंस होने के बाद कुमार गंधर्व को ओंकारनाथ ठाकुर और हीराबाई बड़ौदेकर सीधा देवदत्त स्कूल में लेके आए और फिर डॉक्टरी इलाज तलाश इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए। मैरिड लाइफ नॉट इवन 6 मंथ्स। अक्टूबर में डायग्नोसिस हो गया कि ये एडवांस लेवल का ट्यूबरक्यूलोसिस है, एक क्षय है, तपेदिक है, आप इन्हें गाना नहीं चाहिए। अभी कुमार जैसे कलाकार के लिए ये तो बिल्कुल मृत्यु के पास जाकर खड़े हो गए और फिर 5 साल गाए नहीं। लेकिन 5 साल रामू भैया ने सब जिम्मा लिया। वो देवास के खुश्क माहौल में, वातावरण में रहने गए, ठीक हो गए। तो कुछ वातावरण का प्रभाव है, कुछ डॉक्टरी इलाज का है, लेकिन भानुमति को वचन दिया था कि मैं गाऊंगा, मैं तंदुरुस्त हो जाऊंगा और गाऊंगा। गाया, 53 साल में आए। तो ये भी एक पुनर्जन्म है और उसमें जो उसमें से जो संगीत आया वो अब थोड़ा सुनेंगे। ये रिकॉर्डिंग बाद में किए गए हुए, लेकिन 3 रह गए।
अब दूसरा नमूना सुनते हैं। अभी तीसरा टप्पा है, मैं तीनों सुना के कमेंट्री करूंगा।
ये तो शायद मैंने सुना हुआ पहला टप्पा है कि जिसमें शब्द पूरे के पूरे शब्द सुनाई देते। दिस इज कुमार गंधर्व। नहीं तो टप्पे में तानबाजी दिखाने के शौक में शब्दों को पूरा भूल जाते थे, लेकिन इन्होंने भावगीत बना दिया टप्पे का। जो एक्चुअली संगीत में जो पहलवानी होती है वो टप्पे में होती है, और ग्वालियर वाले तो कितने बड़े बड़े टप्पा गायक हो गए, लेकिन टप्पे को रसिकता से गाना, आखिर वो भी एक काव्य है, कोई काव्य पक्ष बड़ा नहीं है। बागेश्वरी पूरा नक्शा बदल दिया है बागेश्वरी का। और कुमार जी जब पारंपरिक राग गाते थे तो हर बार पारंपरिक पद्धति से गाने वाले को सोचना पड़ता था, और कुमार जी का ये कहना ही था कि तुम्हें, इसीलिए मैंने इस तरह से गाया, तुमको सोचना चाहिए। और शंकरा मैंने इसलिए सुनाया कि शंकरा किराना और ग्वालियर के लोग कैसे गाते थे, वो एकदम नीचे गाते थे, एकदम ऊपर गाते थे, यानी मंद्रा सप्तक और मध्य तार सप्तक में कुमार ने पूरा शंकरा कुछ जगह, दो चार जगह छोड़कर पूरा मध्य सप्तक में लाया। तो ये जो सबको मालूम चीजें हैं उनको दूसरी ढंग से देखना, और इसलिए वो बंदिश के माध्यम से राग खड़ा करते थे। बाकी लोग क्या करते, बंदिश लेते और राग के बारे में उनको जितना भी गाना है वो एक बंदिश में ठोस देते, उसमें बंदिश की जान चली जाती है। कुमार जी ने बंदिश का जो आदर किया, उसका देवदास जी ने जो उनको ट्रेनिंग दिया था कि हर राग की हर बंदिश उसके शास्त्रीय शास्त्र बंदिश का उसका आदर करो। तो संगीत प्रेमियों, अब बाकी जो है वो कुमार जी की तरह मैं संक्षेप में रखता हूँ, एक 10 मिनट में। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द DNA ऑफ दिस मैन। और सच्चा कलाकार कौन होता है? जो उसके जीवन में कुछ भी हो जाए कला को छोड़ता नहीं। तो पुनर्जन्म का मेरा मतलब ये है कि जब भी कुमार जी के जीवन में निर्णायक मोड़ आता है वो उनके संगीत में भी आता है। अब ये जो 3 नमूने हमने सुने, अब कुमार और भानुमति ने मिलकर जो संगीत बनाया उसका एक नमूना सुनते थोड़े में। ये आप सबको मालूम चीज है।
और फिर ये इन दोनों की बनाई बंदिश है। इसलिए तो अनुप्राग विलास भानुमती जी को कुमार ने अर्पण किया था। और क्या लिखा उसमें? भानुमती को, जिसने मेरे हर विचार, प्रत्येक कृति को परखा और अन्य किसी के पास जाकर परख परवाने की आवश्यकता मुझे कभी भी प्रतीत नहीं होने दी, जिसने मेरे विचारों को अपना बना लिया तथा स्वयं के विचारों से मुझ में साहस निर्माण कर मेरे विचारों को आकारबद्ध किया, जिसका स्मरण किए बिना मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। और फिर ये राग बनाया, धुनुगम राग बनाए, दोनों ने मिलकर लोक संगीत का बहुत संग्रह किया, अभ्यास किया। और गृहस्थी बढ़ने वाली थी, बढ़ रही थी। दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए भानुमती जी का निधन होता है। ये क्या हो रहा है एक आदमी के जीवन में? उसका सौभाग्य भी इतना बड़ा है और उसका दुर्भाग्य भी इतना बड़ा है, लेकिन वो आदमी अपनी कला को छोड़ता नहीं है। तो आज मैं यही रुकना चाहता हूँ। बाकी जो है 2 मिनट में आपको, जैसा कुमार जी कहते थे, बंदिश के तौर पे आपको बताता हूँ। तो भानुमती जी के निधन के बाद कुमार ऋतु संगीत में ज़्यादा दखल देने लगे और आगे के 10 सालों में करीब 7-8 प्रोग्राम उन्होंने और भानुमती जी ने जो लोक संगीत के बारे में काम किया था, यानी गीत वर्षा, गीत हेमंत, गीत बसंत, मालवा के लोक धुने, ये सब मैं समझता हूँ कि भानुमती जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी उसका कंसेप्शन हुआ था भानुमती जी के साथ, लेकिन प्रेजेंटेशन हुआ वसुंधरा जी के साथ, और वो दोनों एक आदमी पे अनुरक्त होते हुए भी एक दूसरे से जलती नहीं थी, इसलिए वो प्रोग्राम भी बड़े अच्छे ढंग से कुमारगंज लोग पेश कर सके। एक तरफ से लगता है कि मुझे प्रसंग ऐसा है कि भानुमती जी की अंत्येष्टि करके वो लोग वापस आ रहे हैं और आम का सीजन शुरू होने वाला है, बोर्ड लगा है, और कुमार जी कहते हैं भानुमती को आम और आम का बोर्ड बहुत पसंद था। मामूली आदमी कहेंगे भाई कैसा आदमी है, अभी पत्नी की अंत्येष्टि करके आया और उसके आम क्यों पड़ी है, लेकिन ये कलाकार का रिस्पॉन्स है। और दूसरा जहाँ पर मैं आज रुकने वाला हूँ, दूसरा जो था, जैसे पात गिरे तरुवर से मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लगा पवन का रहेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये जो पंक्तियां है कुमार जी के दिल में बस गई थी उनकी बीमारी के दौरान। तो वहाँ से वो भक्ति संगीत को अलग ढंग से देखने लगे। खास करके शुरू में उन्होंने जो भक्ति संगीत में जो भाव संगीत वाले लोग थे, यानी त्रिवेणी, मीरा है, सूरदास है, उनका अध्ययन किया। फिर बाद में जो निर्गुणी में गए, माय गॉड, ऐसा निर्गुणी कभी किसी ने गाया ही नहीं था। और महाराष्ट्र में तुकाराम दर्शन क्यों चला नहीं? तो महाराष्ट्र में निर्गुणी परंपरा ही नहीं है छुटपुट, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। मराठी भजन यानी भगवान सोया हुआ है, उसको जागृत करना है, एकदम दंगल कर दो, घडो ज्ञानाचा उद्बोध, भक्ती प्रेमाचा कल्लोळ। मराठी भजन कल्लोळ होता है, यानी कोलाहल होता है। हर हफ्ते ऐसे गाते
मध्य रात्रि तक कि भगवान उसको उसकी नींद टूटनी ही चाहिए। हमारे यहाँ भजन वैयक्तिक है नहीं, भजन सामूहिक है। निर्गुणी भजन वैयक्तिक है। और उसी उम्र में जब निर्गुणी समझ में आया तो कुमार जी करीब 10-30 साल के हैं, लेकिन उस पर काम कर कर के कुमार जी ने निर्गुणी भजन को एक अलग प्रतिष्ठा और उसके सही अर्थ के साथ गाया। तो उसका एक अंतिम जो है वो एक सुनते, लास्ट सखिया। ये इतने बार क्यों पुकारा सखिया को? तो कुमार जी को लोक संगीत के बारे में और निर्गुणी के बारे में वो स्वर, वो आवाज ढूंढते रहते थे। उन्होंने कहा है कि जो निर्गुणी फक्कड़ लोग गाते हैं उनका स्वर मेरे गले से आसानी से निकलेगा नहीं, और जो औरतें गाती है, मैं वो भी सुनाने वाला था लेकिन आज समय नहीं है, कि वो औरतें अनुभव से गाती है, वो स्वर ढूंढने में मुझे तकलीफ होती है, मुझे समय लगता है। यानी प्रत्यक्ष जीवन के आगे पांडित्य भी थोड़ा कम पड़ता है। लाइफ विल ऑलवेज सरप्राइज यू, लाइफ विल ऑलवेज टीच यू। तो कलाकार होते हैं, कलाकार को अपनी जिंदगी होती है, उसमें सुख होते हैं, उसमें दुख होते हैं, उसमें आश्चर्यकारक घटनाएं घटती है, लेकिन हर घटना को, हर हादसे को, हर सौभाग्य को अपनी कला के द्वारा खुद को अपनाना कोई आसान चीज नहीं है। नहीं तो हर कलाकार एक बार मंच से नीचे उतर आया कि अपने सुख दुख मामूली लोगों की तरफ बताने लगता है, लेकिन कुमार जी ने वैसा रोना धोना कभी नहीं किया। उन्होंने जो अनुभव आए उन पर आप पढ़े, वो सब अपनी कला में समाये। तो ये सखिया वाघ और सबसे न्यारा में पहला ही दोहा ऐसा है कि बिना ज्योति अंधियारा, जहाँ दिन रात कुछ नहीं है, ज्योति नहीं है लेकिन बिना ज्योति उजियारा, ज्योति जलती नहीं है लेकिन प्रकाश तो है। मुझे लगता है अब तो कुमार जी उस सखिया के पास गए, शायद भानुमती जी वहाँ पर है, वसुंधरा जी है, वहाँ का संगीत कैसे होगा, क्या गाते होंगे? मेरे अंदर जो इंटेलेक्चुअल है वो कहता है कि वहाँ पर संगीत होगा ही नहीं।
लेकिन मेरे अंदर का संगीत रसिक कहता है, कुमार जी को चाहने वाला संगीत रसिक कहता है कि संगीत के सिवा कुमार गंधर्व हो ही नहीं सकते और कुमार जी के सिवा संगीत भी हो ही नहीं सकता। तो वहाँ पर भी कुछ संगीत हो रहा, वो बनाते होंगे और वहाँ के जो कोई है सौभाग्यशील लोग वो सुनते होंगे। मुझे सिर्फ यहाँ के लोगों के सामने, लेकिन इतने अच्छे श्रोताओं के सामने कुछ बातें रखने का मौका मिला, मैं खुद को धन्य मानता हूँ। नमस्कार। मित्रों, मुझे वाघर सबसे न्यारा से ये याद आया कि हमने रजा पुस्तक माला में ध्रुव शुक्ल की एक जीवनी कुमार जी की प्रकाशित की है, जिसका शीर्षक ही है वाघर सबसे न्यारा। इसी निर्गुणी पद पर आधारित है। हम लोग आमतौर पे जीवन और संगीत के बारे में अलग अलग सोचते हैं। ये जीवन है, ये संगीत है। और शास्त्रीय संगीत के बारे में तो ये धारणा ही हो गई कि वो जीवन से कुछ अलग, एक अभिजात, कुछ अलग से रचा हुआ कुछ है। तो आज किंचित लंबे व्याख्यान में कम से कम हमारे मन में ये प्रकट हुआ कि कुमार जी के जीवन में जो भी सौभाग्य आया, जो भी दुर्भाग्य आए, और दोनों लगभग एक वजन के आए, उससे उनके संगीत में क्या हुआ, या कि उन्होंने उस जीवन को, उस दुर्भाग्य को, उस सौभाग्य को अपने संगीत में कैसे विन्यस्त किया। और ये कुमार जी को समझने में और शायद संगीत को समझने में भी हमारी मदद करेगा। तो बहुत बहुत आभार। श्रोता आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन इसमें कुछ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मस्तन आशीष नंदी, मस्तन राजीव भार्गव, मस्तन मधुप मुदगल, अभय कुमार दुबे, उधर निधीश त्यागी और बहुत सारे और लोग जिनके नाम मैं शायद जानता नहीं हूँ। तो आप लोग आते रहें और इसी तरह से अपनी समझ बढ़ाते रहें, और अगर कुछ ज़रूरी लगे तो अपनी समझ को थोड़ा संशोधित भी करें। बहुत बहुत आभार।